अब आ जाइए, नया टॉपिक दे दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। नया टॉपिक दे दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। नया टॉपिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि जब तक रोटर स्टेशनरी है, यानी जब तक रोटर ने मूव करना शुरू नहीं किया है, तब तक क्या होता था, रोटर के कंडक्टर्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था उसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती थी। ये आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि जब तक आपका रोटर रोटेट करना शुरू नहीं किया है, यानी जब तक रोटर स्टेशनरी है, तब तक क्या होता था, रोटर के अंदर, रोटर के कंडक्टर्स के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती थी, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग स्टार्टर पे दिया करते हैं। लेकिन जैसे ही रोटर मूव करना शुरू करेगा, अब रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी, क्योंकि जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है तो रोटर का सर्किट क्लोज है, तो रोटर के सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही रोटर मूव करने लगेगा, उसमें उसकी रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी इस मूवमेंट के रिलेटिव। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट को लिख लीजिए, इंप्लाइज का साइन देके। when the rotor is stationary, when the rotor is stationary, the frequency of the rotor current is the same as the supply frequency। जाहिर है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, तो सप्लाई हम लोग कहाँ देते हैं इंडक्शन मशीन में, बताइए। सप्लाई हम लोग स्टार्टर पे देते हैं, तो जाहिर है स्टार्टर पे सप्लाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी रोटर के कंडक्टर्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी, या यूं कहें तो रोटर करंट की होगी, जब तक आपका रोटर स्टेशनरी है। ठीक है, जाहिर है ये जो रोटर है, इसी रोटर पे ही हम लोग कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं, और इसी रोटर पे तीनों फेज की हम लोग सप्लाई देते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमें रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। अगर हम लोग मान लो एक एक कंडक्टर ही दिखाएं, ठीक है, इस तरह से, तो हुआ क्या, हमने सप्लाई स्टार्टर पे दिया, सप्लाई जो है स्टार्टर पे ही दिया, और स्टार्टर के सप्लाई का जो वोल्टेज होगा, इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी और इसका अपना वोल्टेज होगा, इसी के वजह से आपके रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, आपके रोटर के कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, मान लो इस पे वोल्टेज या ईएमएफ ई इंड्यूस हो रहा है, तो इस पे जो इंड्यूस होगा इसकी फ्रीक्वेंसी, तो जब तक ये रोटर स्टेशनरी है, रोटर के कंडक्टर्स जब तक स्टेशनरी हैं, तब तक क्या होगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रोटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जैसे ही रोटर रोटेट करने लगेगा, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाएगा। और आपको एग्जांपल देके हम बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में एग्जांपल देके बताए थे कि कैसे फील्ड को भी घुमा रहे थे एक पर्टिकुलर स्पीड से, और कैसे रोटर को भी घुमा रहे थे एक पर्टिकुलर स्पीड से, और हम लोग देखते थे फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता था। एक पिछले क्लास में जो एग्जांपल लेके आपको बताए थे कि शुरुआत में क्या करते थे, इस तरह से रखते थे, मान लो इस तरह से मैग्नेट्स हमने क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स N और S, जाहिर है यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मान लो एक सेट ऑफ कंडक्टर्स को हमने लिया, एक कॉइल, जैसे मान लो कैसे, कोई भी एक कॉइल जो हम लोग लेते थे स्टार्टिंग में, सिंपल लूप जनरेटर के अंदर जो हम लोग कॉइल लेते थे, मान लो सिंपल लूप जनरेटर के अंदर ही ये AB कंडक्टर और ये CD कंडक्टर से मिलके जो कॉइल बना, इसी को ले लिए। जब इस कॉइल को हम लोग एक रोटेशन करा लेते थे,
यानी एक रेवोल्यूशन, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि मान लो 1 सेकंड के अंदर इस कॉइल का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमने करा लिया, तो 1 सेकंड के अंदर अगर इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन हम लोगों ने करा लिया तो हमें क्या मिलता था, हमें इस तरह से कंप्लीट एक वेव कंप्लीट हमें मिल जाता था, एक वेव हमें इस तरह से कंप्लीट मिल जाता था। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे कि 1 सेकंड के अंदर इसका एक फुल रोटेशन हमने करा लिया, यानी अगर 1 आरपीएस हमारा स्पीड है, अगर हमारा n जो है 1 आरपीएस के बराबर है, और इस केस में हम लोग देखते थे 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती थी। लेकिन दूसरा केस हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को भी साथ साथ रोटेट करा रहे हैं, कभी डबल स्पीड से, कभी सेम स्पीड से, कभी ज्यादा स्पीड से, तो हर केस में हम लोग देखते थे फ्रीक्वेंसी में अंतर पड़ता था। ठीक है, वही चीज यहां भी होगा। जब तक ये स्थिर है और सिर्फ फील्ड को हम लोग वैरी करा रहे हैं तो जाहिर है उतना ही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। लेकिन जब फ्लक्स के साथ साथ रोटर कंडक्टर भी वैरी करने लगा, रोटर कंडक्टर भी रोटेट करने लगा, तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा। और अब जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा वो किसके हिसाब से बदलाव आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन के हिसाब से बदलाव आएगा। ठीक है, यानी अब फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आ रहा है ना, उसको अगर हम लोग एज्यूम कर लें एफ डैश। ठीक है, मान लो रोटर के मूव करने के साथ फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है, उसको हम लोग मान ले एफ डैश। तो ये एफ डैश अब फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है किसके वजह से, तो सिर्फ और सिर्फ ns माइनस nr के वजह से। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी को सिंपली हम लोग इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, ns is equal to 120 f upon p। ठीक है, ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमने, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहां से आया, तो यहां स्टार्टर पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया इसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टर पे बना, उसको हम लोग उसके सिंक्रोनस स्पीड को इस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये घूमने लगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हुई किसके किसके बीच में, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हुई। तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहां क्या था, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये स्पीड रिलेट होता था, यहां क्या होगा, नई फ्रीक्वेंसी से अब जो रिलेट होगा वो सिंपली ns माइनस nr इज इक्वल टू 120 और नई वाली फ्रीक्वेंसी यानी f डैश अपॉन p हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जिस तरह इस फ्रीक्वेंसी की रिस्पांसिबिलिटी, इस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम लोग ns के टर्म में एक्सप्रेस करते थे, ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन स्टार्ट होने की वजह से, इस फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके मोशन स्टार्ट होने की वजह से। इसका मोशन स्टार्ट होने का मतलब है कि ns यानी सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और इसका स्पीड, इसका डिफरेंस रिस्पांसिबल है नई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सेम इक्वेशन, यहाँ ns रिस्पांसिबल है इस फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस रिस्पांसिबल है नई वाली फ्रीक्वेंसी के लिए f डैश। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसको हम लोग रिलेट करते हैं नई वाली फ्रीक्वेंसी को यानी f डैश। तो सिंपल उसी फार्मूला पे बेस्ट है, अंतर क्या है कि ns की जगह यहाँ ns माइनस nr आ गया और फ्रीक्वेंसी की जगह नई फ्रीक्वेंसी f डैश आ गई। इस तरह से रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ओके, इन्हीं चीजों को अब लिख लीजिए, इन्हीं चीजों को अब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके अगला पॉइंट लिखिए। इसमें लिख लीजिए when the rotor starts rotating, when the rotor starts rotating, कॉमा देके लिखिए, then the frequency of the induced EMF on the rotor, then the frequency of the induced EMF on the rotor, then the frequency of the induced EMF on the rotor depends upon the relative speed और रिलेटिव स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म बताइए, स्लिप स्पीड। यहाँ जो आपका रिलेटिव स्पीड है ना,
रिलेटिव स्पीड वो एक्चुअली क्या है, आपका स्लिप स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द रोटर इज आल्सो नोन एज स्लिप स्पीड, हमें पता है, ठीक है। तो उसी को लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड और स्लिप स्पीड, रिलेटिव स्पीड और स्लिप स्पीड, ठीक है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रोटर के अंदर जो बदली हुई फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ डैश है। थोड़ी देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बदली हुई फ्रीक्वेंसी एफ डैश है। तो लिख लीजिए लेट एट एनी स्लिप स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट बी एफ डैश। बोलो, लिख के भेज दो, लिख दो चैट में, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हमने एज्यूम कर लिया ठीक है। पहले हम लोग लेके क्या चल रहे थे कि जब रोटर नहीं रोटेट कर रहा है तो आपके रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। जैसे ही रोटर रोटेट करने लगा तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्लिप पे, मान लो इस पर्टिकुलर स्लिप स्पीड पे जैसे ही रोटर रोटेट करने लगा, मान लो रोटर एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये स्लिप स्पीड है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो फ्रीक्वेंसी उस वक्त एफ डैश है, ठीक है। मान लो फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। आगे लिख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो नई फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो ये रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगी। और इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो जो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज किया करते थे उसी से रिलेट करेंगे। जो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज किया करते थे उसी से रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला पहले यूज किया करते थे, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जब रोटर स्टेशनरी था तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किया करते थे। ठीक है, जब रोटर स्टेशनरी था, व्हेन रोटर वाज स्टेशनरी, यानी ऐसे कह सकते हैं व्हेन एनआर इज इक्वल टू 0। तो जब एनआर इज इक्वल टू 0 होता था तो रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ये, और इसको हम लोग इस तरह से रिलेट करते थे। जब अब एनआर 0 नहीं है, यानी एनआर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलने लगी, यानी जब व्हेन एनआर इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, नई फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो गई और ये डिपेंड करेगा इस स्पीड पे, और इसको इस सेम फॉर्मूला की तरह हम लोग डिनोट करेंगे। यानी इस केस में हम लोग कहेंगे कि ns माइनस एनआर इज इक्वल टू 120 एफ डैश अपॉन पी। क्लियर? तो नई फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमें स्लिप स्पीड से इस तरह से मिल गया। नई फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट या नई फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका रिलेशन हमें मिल गया। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हमें, तो हमें रिलेशन, नया रिलेशन मिल जाएगा। एक मैसेज आ रहा है, स्नेहा का वॉइस बहुत कट रहा है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है स्नेहा, इधर भी तुम लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से। खैर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ छूटेगा आप लोग देख लीजिएगा। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, आवाज़ तुम लोग की भी एकदम नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये दो मिल रहा है, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम लोग ना, तो हम लोगों को f और f डैश के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए, कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो एक इक्वेशन को दूसरे से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग डिराइव कर देते हैं, या a और b कर लो, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर b, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, नाउ डिवाइडिंग, नाउ कंपेयरिंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर b बाय इक्वेशन नंबर a। नाउ कंपेयरिंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर b बाय इक्वेशन नंबर a वी हैव, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर b को इक्वेशन नंबर a से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर b को इक्वेशन नंबर a से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, तो इस साइड हमें मिलेगा
NS माइनस NR NS और इधर F डैश अपॉन F। इक्वेशन नंबर बी को इक्वेशन नंबर ए से डिवाइड हमने कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिला। क्लियर? अब इस इक्वेशन में देखो, इसके LHS को हम लोग क्या कहते हैं? इसके LHS को किस चीज से डिनोट करते हैं? क्या मिल गया हमें? एनीवन? स्लिप मिल गया हमें, S मिल गया स्लिप। तो इस इक्वेशन को हम लोग S से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग S से रिप्लेस कर देंगे तो हमें LHS में मिल गया। ये इक्वेशन हमें पता है कि ये S के बराबर हो जाता है, यानी अल्टीमेट इक्वेशन हो गया हमारा ये। और इससे फर्दर हमें मिल गया, इससे फर्दर मिल गया F डैश इज इक्वल टू SF। यानी नई फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, रोटर के रोटेट करने के बाद जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, उसका रिलेशन सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हमें मिल गया। ठीक है, उसका रिलेशन, यानी रोटेटिंग कंडीशन में, इसको और दूसरे शब्दों में कहें तो रोटेटिंग कंडीशन में रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी या रोटर के कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हमें मिल गया स्लिप के टर्म में। ठीक है, यानी रोटर के कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप के टाइम मल्टीप्लाइड आपके ओरिजिनल सप्लाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलती है। क्लियर? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये आपको अल्टीमेटली रिलेशन मिल गया। ठीक है, आगे लिख लीजिए इसके बारे में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हम लोग आएंगे इससे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, तो अब जो कंसेप्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। तो यहां लिख लीजिए, वी कैन सी हियर दैट the rotor currents have a frequency F dash is equal to SF। यही वाला F dash is equal to SF। अब देखो रोटर करंट्स लिख रहे हैं क्योंकि रोटर के अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स है और अलग अलग फेजेस हैं। सभी फेज के कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एक से ज्यादा करंट इन्वॉल्व है, इसलिए करंट्स लिख रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, रोटर के अंदर बहुत सारा कंडक्टर्स है, सभी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एक से ज्यादा करंट है, इसलिए रोटर करंट्स लिखा रहे हैं। रोटर करंट्स हैव अ फ्रीक्वेंसी F dash is equal to SF when flowing through कॉमा देके लिखिएगा, when flowing through individual phases of rotor winding, कॉमा देके लिखिए, give rise to rotor magnetic fields, give rise to rotor magnetic fields। ठीक है, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको यहां पता तो चल गया कि चलो जैसे ही रोटर रोटेट करने लगा, अब रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, जिसको सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हमने स्लिप के टर्म में एक एक्सप्रेशन निकाल के हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या ना कि देखो रोटर के अंदर, जैसे मान लो वाउंड रोटर का एग्जांपल ले लो थोड़ी देर के लिए। फेज वाउंड रोटर अगर इंडक्शन मोटर के अंदर है तो थोड़ी देर के लिए वाउंड रोटर का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो वाउंड रोटर को कितने फेजेस के लिए हम लोग वाइंडिंग करते हैं? कितने फेजेस रहते हैं वाउंड रोटर पे? 3 फेजेस। ठीक है,
तो वाउंड रोटर पे 3 फेजेस होंगे। तो जिस तरह स्टार्टर पे हमने देखा था स्टार्टर पे, पहले स्टार्टर के एग्जांपल को याद करिए। स्टार्टर पे हमने देखा था कि इंडिविजुअल जो फेजेस थे ना, इंडिविजुअल फेजेस का अपना फ्लक्स बनता था। जैसे आर फेज का फ्लक्स बना तो वो भी साइनसोइडल होता था, ठीक है। आर फेज का ये फ्लक्स है, यहां के मैक्सिमम फ्लक्स हुआ, ये हो गया आपका आर फेज का फ्लक्स, यानी ये फाई आर का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फाई आर का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह क्या होता था वाई फेज का जो होगा, इससे क्या होगा, जाहिर है इससे 120 डिग्री के बाद शुरू होगा, इससे 120 डिग्री के बाद शुरू होगा, लेकिन उसका भी फ्लक्स साइनसोइडल ही होगा और इसका भी मैक्सिमम फाई एम ही होगा अगर ये वाई फेज का हम लोग लेके चलते हैं। ये भी क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में। उसी तरह बी फेज का हम लोग लेके चलते थे, ये क्या होगा, इससे भी 120 डिग्री के बाद शुरू होगा, कुछ इस तरह से। ये बी फेज का, इसका भी मैक्सिमम फाई एम होगा। ये फाई आर का ग्राफ हम लोग लेके चल रहे हैं, फाई आर का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो जिस तरह स्टार्टर पे हमने देखा था कि इंडिविजुअल फेजेस का अपना फ्लक्स साइनसोइडली वेरी करता था, ठीक है। आर फेज का फ्लक्स भी साइनसोइडली वेरी कर रहा है, वाई फेज का भी फ्लक्स साइनसोइडली वेरी कर रहा है, बी फेज का फ्लक्स भी साइनसोइडली वेरी कर रहा है। लेकिन हमें क्या था, हमें रिजल्टेंट से मतलब होता है। जब सेम सिमिलर क्वांटिटी, सेम चीजों की सेम सिमिलर क्वांटिटी एक साथ एक्ट कर रही होती है तो हमें रिजल्टेंट से मतलब होता था। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल फ्लक्स, इंडिविजुअल फेजेस का फ्लक्स भले ही साइनसोइडली वेरी कर रहा है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलता था जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता था। उसी तरह यहाँ क्या होगा, रोटर पे भी रोटर के करंट के वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी बताने जा रहे हैं। इसी को थोड़ा और डिटेल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी को और डिटेल से हम लोग देखते हैं। पहले आ जाते हैं स्टार्टर। स्टार्टर पे क्या होता था, तो एट स्टार्टर, अब देखो स्टार्टर पे हम लोग जो सप्लाई देते थे, जो भी वोल्टेज देते थे, सपोज दैट सप्लाई वोल्टेज V है और स्टार्टर को सप्लाई F फ्रीक्वेंसी से हम लोग दे रहे थे, ठीक है। होता क्या था, स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनता था, तो यहां उसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट कर दें, ठीक है, ये आपके फ्लक्स का ग्राफ है और ये आपका टाइम है। तो हम लोग ये करके देख चुके हैं, हम लोग जब कैलकुलेशंस किए थे, जब हम लोग निकाले थे सिंक्रोनस स्पीड को, तो हम लोग ऑलरेडी ये करके देख चुके हैं। इसमें होता क्या था, तो आर फेज का फ्लक्स इस तरह से बना, वाई फेज का फ्लक्स इसके 120 डिग्री के बाद शुरू होगा, और बी फेज का फ्लक्स इसके भी 120 डिग्री के बाद शुरू होगा। और जाहिर है तीनों का मैक्सिमम वैल्यू फाई एम ही होता था, ये हम लोग देख चुके हैं। इसका भी फाई एम, इसका भी फाई एम और इसका भी फाई एम, ठीक है। समराइज करो, इसको याद करो जो हम लोगों ने चीजें वहां पर देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, समराइज करो इसको। तो हमने देखा था स्टार्टर पे अगर V वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, F फ्रीक्वेंसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इंडिविजुअल सबका फ्लक्स साइनसोइडली वेरी करता था, यानी हर एक फेज का फ्लक्स साइनसोइडली वेरी करता था। लेकिन जैसे ही अब होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जहां भी सिमिलर क्वांटिटीज एक साथ वर्क करें, एक से ज्यादा क्वांटिटी हो और एक ही तरह की क्वांटिटी हो लेकिन एक से ज्यादा हो, एक साथ काम करे, तो हमें रिजल्टेंट से मतलब होता है। जैसे ही हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स पे जाते थे तो हम लोग देखते थे कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का 1.5 फाई एम, कोई भी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता था, और जो किस स्पीड से रोटेट करता था, तो जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता था। क्लियर? यानी स्टार्टर पे इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग सप्लाई देते थे, अलग-अलग फेजेस के फ्रीक्वेंसी, अलग-अलग फेजेस का फ्लक्स साइनसोइडली वेरी करता था, लेकिन रिजल्टेंट हमें इस तरह से मिलता था जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता था और इस स्पीड से रोटेट करता था। ये तो हो गया स्टार्टर पे। अब रोटर पे आ जाते हैं, तो रोटर पे क्या हो रहा है, रोटर जैसे ही रोटेट करने लगा, ठीक है, रोटर पे हम लोग आ जाते हैं एट रोटर।
रोटर पे क्या है, जैसे ही रोटर रोटेट करने लगा, अब रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ डैश। अब जाहिर है जिस तरह यहाँ एफ फ्रीक्वेंसी से, एफ फ्रीक्वेंसी किसका था, आर फेज का भी एफ फ्रीक्वेंसी, वाई फेज का भी एफ फ्रीक्वेंसी और बी फेज का भी एफ फ्रीक्वेंसी, उस तरह एफ डैश किसका होगा, तीनों फेज का एफ डैश फ्रीक्वेंसी रोटर पे होगा। यानी रोटर के आर फेज का भी एफ डैश फ्रीक्वेंसी होगा, रोटर के वाई फेज का भी एफ डैश फ्रीक्वेंसी होगा, रोटर के बी फेज का भी एफ डैश फ्रीक्वेंसी होगा। और जाहिर है इसके फ्रीक्वेंसी का कर्व भी उसी तरह से चलेगा और इसके फ्लक्स का कर्व भी उसी तरह से चलेगा। ठीक है, यानी इसके फ्लक्स को भी अगर हम लोग प्लॉट करें तो रोटर का फ्लक्स भी इस तरह से, हर एक फेज का फ्लक्स जो है ना साइनसॉइडली ही वैरी कर रहा होगा, हर एक फेज का फ्लक्स इस तरह से साइनसॉइडली ही वैरी कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा रोटर के केस में भी होगा। अब यहां भी जिस तरह स्टार्टर पे हम लोग लेते थे कि इंडिविजुअल फ्लक्स का रिजल्टेंट से हमें मतलब था, यहां भी क्या होगा, रोटर पर भी इंडिविजुअल फ्लक्स का रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, रोटर पर भी इंडिविजुअल फेजेस का फ्लक्स भले ही साइनोसॉइडल है, लेकिन यहां पे रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और यहां पे रिजल्टेंट एक स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। तो जिस तरह इस फ्रीक्वेंसी पर स्टार्टर में ns स्पीड से रिजल्टेंट जाता था, उसी तरह रोटर में इस फ्रीक्वेंसी पर रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, तो इस स्पीड से रोटेट करेगा। क्लियर, समझ में आया? जिस तरह स्टार्टर पे सप्लाई फ्रीक्वेंसीज की वजह से, और हम लोग देखते थे कि इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी से दिए तो हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल फ्लक्स भले ही साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, लेकिन इन सब का रिजल्टेंट जो था वो आपको इस स्पीड से रोटेट करना मिलता था। उसी तरह रोटर पे ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, यहां पे इंडिविजुअल फ्लक्स से साइनसॉइडली वैरी कर रहे हैं, लेकिन इसका भी रिजल्टेंट आपको मिलेगा और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट इस स्पीड से रोटेट करेगा। क्लियर, इतना समझ में आया? यानी रोटर का भी अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। जिस तरह स्टार्टर का रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता था जो इस स्पीड से रोटेट करता था, उसी तरह रोटर का भी रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा जो इस स्पीड से रोटेट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो दोनों में अंतर समझ लो। दो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अंतर क्या है? ये स्पीड जो है ना रिलेटिव टू किसके है? ये स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू, पहले बता चुके हैं, स्टार्टर। यस, दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टर एंड दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है, तो दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, यही एक बड़ा अंतर है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? जाहिर है सिमिलर पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें दो चीजों को अगर कंपेयर करना होगा तो सिमिलर पैरामीटर हम लेके चलेंगे कंपेयर करने के लिए। आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी दो स्टूडेंट में कंपेयर करना होगा हमें, तो हमेशा सिमिलर पैरामीटर पे लेके चलेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग दोनों के पढ़ाई की एबिलिटी पर कंपेयर करें या दोनों के स्पोर्ट्स की एबिलिटी पर कंपेयर करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक की स्पोर्ट्स की एबिलिटी और एक की पढ़ाई की एबिलिटी को हम लोग कंपेयर करें, कभी ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों क्वांटिटी को अगर कंपेयर करना होगा तो हमें कॉमन पैरामीटर एक लाना होगा। तो देखो ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर है, ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर है, यानी जाहिर है इसके स्पीड को हमें निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, इसके स्पीड को हमें निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। यानी हमें करना क्या होगा? हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है अल्टीमेटली। ठीक है, अब जिस तरह कार वाले केस में आपको बताए थे, कार वाले केस में फिर से वापस आ जाओ। कार वाले केस में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कार का जो एग्जांपल लिए थे थोड़ी देर पहले ही लिए थे कार का एग्जांपल। ये कार नंबर ए, दिस इज कार नंबर बी। ए जो है va वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये vv वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपको पता है इन दोनों का स्पीड, ये क्या है? va का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, मान लो इसको बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर।
ठीक है। और ये वीबी क्या है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, मान लो उसको स्टैटर बोल दिया थोड़ी देर के लिए, स्टेशनरी स्पेस, क्योंकि ये स्थिर है, पोल स्थिर है, रोड स्थिर है, ठीक है। अब आपको मिल गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, VB माइनस VA। लेकिन ये डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में है, ये डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू A, ठीक है, क्योंकि ये B की रिलेटिव वेलोसिटी है A के रेस्पेक्ट में। अब इससे आपको करना क्या है, इससे आपको निकाल लेना है इस वेलोसिटी को जो विथ रेस्पेक्ट टू A है, उसको विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बताइए। हाँ बताइए, ऐड कर देंगे किसको, किसको ऐड कर देंगे बताओ। ठीक बोल रही थी, बोलो बोलो फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो। देखो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। आसान तरीका क्या है, इसके रेस्पेक्ट में अब ये जो B ट्रैवल कर रहा है ना, वो इस वेलोसिटी से रेस्पेक्ट ट्रैवल कर रहा है, यानी इसके अंदर जो बैठा होगा पर्सन ना, उसको B दिखेगा इस स्पीड से आगे जाता हुआ, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये है और इसकी खुद की वेलोसिटी स्टेशनरी स्पेस के रेस्पेक्ट में ये है। यानी दूसरे शब्दों में देखो तो इस स्टेशनरी स्पेस से ये इस स्पीड से आगे जा रहा है, ये जो है ना इस स्पीड से स्टेशनरी स्पेस से आगे जा रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है इस स्पीड से। तो हमें इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को निकालना है, तो अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी से ऐड कर देना होगा। समझ में आ रहा है, ये स्टेशनरी स्पेस के मुकाबले ये आगे बढ़ रहा है, इसके मुकाबले ये आगे बढ़ रहा है इस स्पीड से, तो इसका स्पीड इसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा, तो हमें इस स्पीड को इस स्पीड से ऐड कर देना होगा। ऐड करके देखो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको VB मिलेगा, VB माइनस VA प्लस VA मिल के बन गया VB। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं बीम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S, हमने VB लिया है, यही तो निकालना था। अल्टीमेटली क्या मिला, VB। समझ में आया, समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी तरह यहां जो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, यहां अब मशीन के केस में जो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, यहां क्या है देख लो, ये हो गया आपका स्टार्टर, इसके अंदर ले लेते हैं रोटर, ठीक है। स्टार्टर में मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्टार्टर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड NS से रोटेट कर रहा है, रोटर खुद NR से रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, रोटर का अपना मैग्नेटिक फील्ड इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्लियर। रोटर का अपना मैग्नेटिक फील्ड इस स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रोटर का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू रोटर है, हमें सिर्फ ये निकाल देना है रोटर का मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, हमें सिर्फ इतना निकाल देना है। इसी को अभी कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, कहां तक लिखाए थे, लास्ट पॉइंट बताना, लास्ट पॉइंट कहां तक लिखाए थे, ठीक है। गिव राइज टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड्स तक शायद लिखाए होंगे, गिव राइज टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड्स तक, ओके। आगे लिख लीजिए अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट भी कर दीजिए, लिख लीजिए दीज इंडिविजुअल
rotor magnetic fields produce a combined resultant rotor magnetic field whose speed relative to the rotor is given by, ठीक है। तो पहले बता चुके हैं कि रोटर में इंडिविजुअल कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, और इंडिविजुअल करंट्स, इंडिविजुअल फेजेस का फ्लक्स मिलके रिजल्टेंट फ्लक्स बनाएगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी। तो जाहिर है रोटर का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बना उसका स्पीड है ये ns माइनस nr, ठीक है। तो लिख लीजिए व्हिच स्पीड इज गिवन बाय ns माइनस nr। आगे लिख लीजिए जो आपको लिखा है व्हिच स्पीड इज गिवन बाय, या व्हिच स्पीड रिलेटिव टू द रोटर इज गिवन बाय, व्हिच स्पीड रिलेटिव टू द रोटर इज गिवन बाय ns माइनस nr। अब क्या है, इस ns माइनस nr को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये हम लोग लिख देते हैं ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बना उसका स्पीड है ns माइनस nr, जिसको हम लोग इससे रिलेट करते हैं, और हमें पता है कि f डैश और f का क्या रिलेशन है, तो हमें पता है f डैश को हम इससे रिलेट करते हैं। अब इस इक्वेशन को उठा के f डैश की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, तो RHS को खाली लीजिए, सिर्फ RHS को, टेकिंग RHS लिख लीजिए, टेकिंग RHS, तो हमें मिलेगा 120 SF अपॉन P, ठीक है। किया क्या आपने, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा कि रोटर का अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा जो इस स्पीड से रोटेट करेगा, उस स्पीड को हमने इस इक्वेशन से रिलेट कर दिया। इस इक्वेशन में हम जानते थे कि आपके रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी से इस फार्मूला से रिलेट करती है, इसको हमने पुट कर दिया, हमें RHS मिल गया। अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे ना तो हम लिख सकते हैं ऐसे S इंटू 120 F अपॉन P, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये क्या है, किसके बराबर है, तो ये ns के बराबर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं s इंटू ns, s इंटू ns, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझिए इसको, रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का, रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड था रोटर के रेस्पेक्ट में, रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड था रोटर के रेस्पेक्ट में ये, इसको हमने सॉल्व किया तो अल्टीमेटली मिला हमें ये, यानी ये भी क्या है, रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ही स्पीड है रोटर के रेस्पेक्ट में, यानी रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर ये भी है और ये भी है, क्लियर। रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर ये भी है और ये भी है, क्लियर, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हम क्या करेंगे, तो इस स्पीड को हमें निकाल देना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू रोटर है, हमें विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकाल देना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, अब हमें स्पेस के रिस्पेक्ट में या स्टेटर के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, बल्कि रिजल्टेंट जोड़ दो उसमें, स्पीड ऑफ रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड
फॉर्मूला की तरह लिख लीजिए। स्पीड ऑफ रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू लिखना जरूरी है। तो अभी हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटर या स्टेशनरी स्पेस, ये हमें निकालना है। इसको अल्टीमेटली लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला की तरह। तो किसके बराबर हो जाएगा ये? इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा? तो रोटर का स्पीड, रोटर का अपना स्पीड, और प्लस उस फील्ड का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ठीक है। जिस तरह कार के केस में हम लोग आए थे, कार के केस में हम लोग निकालते थे, कार के केस में क्या होता था? देखो स्टेशनरी स्पेस से कार ए खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कार के रेस्पेक्ट में b खुद इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब इसकी वेलोसिटी को स्टेशनरी स्पेस के टर्म में निकालना था, तो करते क्या थे? इसको और इसको ऐड कर देते थे, ठीक है। उसी तरह इस केस में देख लीजिए, उसी तरह इस केस में क्या है? तो इसका जो फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर खुद इस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो हमें करना क्या है? इसके स्पीड को और इसके स्पीड को ऐड कर देना है, और यही स्पीड तो s ns के बराबर है। यानी हमें अल्टीमेटली करना क्या है? रोटर का स्पीड और s ns को ऐड कर देना है, रोटर का स्पीड और s ns को ऐड कर देना है। तो उसी को मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख लीजिए, स्पीड ऑफ रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये किसके किसके बराबर हो जाएगा? बताइए, किसके किसके बराबर हो जाएगा? लिखिए, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्पीड ऑफ रोटर, बल्कि रिजल्टेंट लिख लो, रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। ओके, और प्लस किसके बराबर हो जाएगा? प्लस क्या आएगा यहां पे? स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है, रिलेटिव टू द स्पेस या रिलेटिव टू द स्टेटर, यानी स्पीड ऑफ रोटर स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा यहां? विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटर। क्लियर? अब निकाल लीजिए कितना कितना आना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे? डेफिनेटली इसकी दो वैल्यू मिलती थी हमें, एक वैल्यू था ns माइनस nr, और एक वैल्यू था SNS। कोई भी पुट करो वही बात है, SNS ही पुट कर देते हैं।
और ये कितना है? ये कितना है सेकंड वाला टर्म? एनआर। यस, दोनों में से कोई पुट करेंगे वही बात आएगी। दोनों पुट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एक बार हम लोग ये पुट करके देख लेते हैं और एक बार हम लोग ये पुट करके देख लेंगे। हर बार आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो इसको पुट करके देख लिए, इसको पुट करके देख लिए, तो यहां वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे। याद करिए वो वाला इक्वेशन कौन सा? nr इज इक्वल टू 1 माइनस s ns। इस रिलेशन को यहां यूज कर देंगे, ठीक है? तो क्या मिलेगा? SNS प्लस 1 माइनस S NS, ठीक है? SS वाला टर्म कट गया, बच गया NS, ठीक है? यानी स्पीड ऑफ रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है, विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटर। क्लियर? अब एक बार वो फॉर्मूला भी पुट करके देख लो, उसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा यहां पे, वो भी पुट करके देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ns माइनस nr प्लस nr, डायरेक्टली आपको ns मिल गया, यानी हर केस में आपको ns ही मिल रहा है। मतलब अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। यहां मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको पता चलता है कि आपका रोटर किसी भी स्पीड से घूमे, आपका स्लिप कुछ भी हो, आपका लोड कुछ भी हो, एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को। आपका रोटर किसी भी स्पीड से घूमे, आपका स्लिप कुछ भी हो, आपका लोड कुछ भी हो, हर केस में स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैटर के रेस्पेक्ट में ns की स्पीड से ही होगा, रोटेट करेगा, और रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैटर के रेस्पेक्ट में ns से ही रोटेट करेगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, दिमाग में बैठा लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में। रोटर किसी भी स्पीड से रोटेट करे, यानी nr कुछ भी हो, स्लिप कुछ भी हो, लोड कुछ भी हो, हर केस में आपके स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैटर के रेस्पेक्ट में ns ही होगा, आपके रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैटर के रेस्पेक्ट में ns ही होगा। यानी दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टैटर का मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करता है और इस स्पेस में सिंक्रोनाइज होकर रहता है, ठीक है? ध्यान में रहेगा। आपको बताए थे शुरुआत के क्लासेस में कि सिंक्रोनस का बहुत सारा मतलब है। सिंक्रोनस का एक मतलब ये भी है कि भले ही रोटर का स्पीड कुछ भी हो, भले ही लोड कुछ भी हो, भले ही स्लिप कुछ भी हो, लेकिन रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैटर एंड स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैटर, दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहेगा, दोनों एक ही स्पीड से रोटेट करेगा। सिंक्रोनिज्म का एक डेफिनेशन ये भी है, यहां समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. तो ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। हमने देखा एक फिक्स्ड चीज के रेस्पेक्ट में, और फिक्स्ड चीज क्या है? हमने स्टैटर ले लिया, यानी स्टेशनरी स्पेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है? यानी स्टैटर के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटर या विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटर या विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्पेस, आपके स्टैटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड भी यही है, आपके रोटर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का भी स्पीड यही है। यानी दोनों ने एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लिया, दोनों सेम वेलोसिटी से अपने साथ सिंक्रोनाइज होके हमेशा अपना परफॉर्मेंस देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब इसको लिख लीजिए, इन्हीं चीजों को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको भी, इसमें लिखिए इट मीन्स दैट whatever would be
whatever would be the speed of the rotor, whatever would be the speed of the rotor with respect to stator, with respect to stator, कॉमा देके whatever would be the load, whatever would be the load, whatever would be the slip, सब कॉमा दे के लिखते जाना है। whatever would be the rotor current, whatever would be the stator current, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए both the stator and rotor, both the stator and rotor resultant magnetic fields, both the stator and rotor resultant magnetic fields, both the rotor and stator resultant magnetic fields rotates at a constant speed, at a constant speed with respect to the stator, with respect to the stator, and the speed is given by, and the speed is given by ns, and the speed is given by ns, which is actually the synchronous speed, which is actually the synchronous speed। तो अल्टीमेटली सारी चीजें सबको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला चीज दिमाग में बैठा लेना है कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग में हर एक क्वांटिटीज रिलेटिव होती हैं, तो जाहिर है यहाँ जो भी मोशन ले रहे हैं वो रिलेटिव है, ठीक है। और रिलेटिव मोशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हम लोग देख चुके हैं। अब इनको समराइज कर लेते हैं एक बार हम लोग। लेट अस समराइज ऑल द थिंग्स। तो समराइज करने में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, सपोज दैट दिस इज योर स्टार्टर, ठीक है। सपोज दिस इज योर स्टार्टर, एंड दिस इज योर रोटर, ठीक है। अब देखो समराइज कर ले रहे हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्टैटर रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ns से। और ns से किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, एनआर खुद रोटेट कर रहा है, ठीक है। एनआर जो आपका रोटर है वो खुद रोटेट कर रहा है एनआर से, और ये भी किसके रेस्पेक्ट में, ये भी किसके रेस्पेक्ट में, स्टेटर के रिस्पेक्ट, यस, विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटर।
एंड दिस इज NR। ओके, अब इसका बनाया हुआ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसका बनाया हुआ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इसके तरह ही, जैसे ये स्टेटर रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी तरह रोटर रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इसका बनाया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करेगा इससे आगे, किस स्पीड से, s ns। ये किसके रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये ध्यान में रखना है, ये विथ रेस्पेक्ट टू रोटर है, यानी रोटर स्टेटर से खुद NR के स्पीड से जा रहा है और उससे भी आगे उसका फील्ड जा रहा है इस स्पीड से, ठीक है। रोटर स्टेटर से इस स्पीड से रोटेट कर रहा है और रोटर से भी आगे इसका फील्ड रोटेट कर रहा है इस स्पीड से रोटर के रेस्पेक्ट में। हमें अल्टीमेटली क्या करना था, इसको निकाल लेना था स्टेटर के रेस्पेक्ट में, और इसको जब हमने निकाला तो हमने देखा कि ये इसके बराबर ही मिलता है, यानी रोटर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड हमें ns ही मिलता है, सेम इसके तरह से हमें ns ही मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है। और ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा मतलब चाहे कोई भी वैल्यू हो स्लिप की, चाहे कोई भी वैल्यू हो रोटर की स्पीड की, ठीक है। तो समराइज कर रहे थे हम लोग, मतलब चाहे कोई भी स्लिप हो, चाहे कोई भी रोटर का स्पीड हो, चाहे कोई भी लोड हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो आपके स्टेटर करंट की, चाहे कोई भी वैल्यू हो आपके रोटर करंट की, हर केस में आपका, अगर हम लोग लेके चले स्टेटर का रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या रोटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों इसी स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। सिंक्रोनिज्म का ये भी एक बेहतरीन मतलब है। आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बता चुके थे कि कैसे हम लोग बोलते हैं ना सैटेलाइट्स को, तो सैटेलाइट्स लॉन्चर में आपने सुना होगा कि अलग अलग रॉकेट से जो हम लोग इसरो, हमारे यहाँ का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग रॉकेट्स को यूज करके सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है, उसका हम लोग नाम देते हैं PSLV, उसका हम लोग नाम देते हैं GSLV, ठीक है। तो ये रॉकेट्स का नाम है, जिन रॉकेट से हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, और रॉकेट जिन सैटेलाइट को भेज रहा है उस सैटेलाइट के बेसिस पे इसका नाम आता है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये नॉर्मल सैटेलाइट्स को भेजने में यूज होता है, एंड दैट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे हम लोग भेजते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, ठीक है। पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल सैटेलाइट्स कहीं भी रोटेट करते रहते हैं, कहीं भी मूव करते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सैटेलाइट्स कहीं भी मूव करता रहेगा। सपोज दैट ये आपका अर्थ है, नॉर्मल सैटेलाइट कहीं भी मूव करता रहेगा, लेकिन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को चाहिए कि हम जहां पे हैं, जहां पे भी हैं, मान लो हमें अपने ठीक ऊपर इसको रखना है, ठीक है। मान लो हम जहां पे हैं, सपोज दैट इंडिया में ही, इंडिया में मान लो किसी एक पोजीशन में हमें अपने ठीक ऊपर इसको रखना है, ठीक है। इंडिया में हमें ठीक अपने ऊपर इसको रखना है हर वक्त, ठीक है। हर वक्त हमें इसको अपने ऊपर रखना है। तो जाहिर है इस सैटेलाइट को हम ऐसा डिजाइन करेंगे
कि अर्थ जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी रोटेट करने लगे, यानी अर्थ जिस n आरपीएस से रोटेट कर रहा है उसी n आरपीएस से ये भी रोटेट करने लगे। तो नतीजा होगा कि दोनों एक ही स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो हर वक्त ये हमें अपने ऊपर दिखेगा, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों स्टेशनरी है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो हम लोग कहेंगे ना कि अर्थ के स्पीड के साथ इसका स्पीड सिंक्रोनाइज हो गया। जियो यूज होता है, जियो लैटिन से वर्ड आया है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो इसीलिए जियो के यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में इसको हमने सिंक्रोनाइज कर लिया, इसीलिए इसका नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ऐसे सैटेलाइट को हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं, जो हर वक्त हमारे ऊपर ही दिखे, एक ही पोजीशन पे दिखे। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तब जीरो हो गई, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों सेम वेलोसिटी से, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे या सेम रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से रोटेट करे, तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो गया आपस में। तो सिंक्रोनाइजेशन का एक बेहतरीन मतलब ये भी है, और इसीलिए इस सैटेलाइट को हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है, उसी तरह वहां भी वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। स्टैटर रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या रोटर रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों ns के स्पीड से है, यानी दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। इसी चीज को लिख लीजिए खाली अदर वर्ड्स में, लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स both the stator and the rotor resultant magnetic flux या resultant magnetic fields, in other words both the stator and rotor resultant magnetic fields rotate synchronously, कॉमा देके आगे लिख लीजिए, which means that both these fields are stationary with respect to each other, ठीक है। समझ में आया आज? हाँ बोलो। अच्छा, किसके बाद से छोटा है बताओ, वहां से रिपीट कर देते हैं, या चलो फिर से बोल दे रहे हैं, इन अदर वर्ड्स बोथ द स्टैटर एंड द रोटर resultant magnetic fields rotate synchronously, कॉमा देके उसके आगे लिख लेना है, which means that both these fields are stationary with respect to each other, both these fields are stationary with respect to each other, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है।